तो कल पढ़ा अपन ने जैसे पॉरी इसमें सेलेंट्रेटा, सेलेंट्रेटा की 3 कैटेगरी है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। ये कैटेगरी में हमने ये रखा है कि हाइड्रोजोआ में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फॉर्म्स आती है। इसका मतलब ये नहीं है एक ही एनिमल में दोनों फॉर्म आती है। इस कैटेगरी के मेंबर में पॉलिप मेंबर भी आएंगे और मेड्यूसा मेंबर भी आएंगे। स्काइफोजोआ में सिर्फ मेड्यूसा मेंबर आएंगे, कैटेगरी है। और लास्ट वाला जो एंथोजोआ है उसमें ओनली पॉलिप मेंबर्स ही आएंगे। ये बात समझ मारिए। तो जैसे हाइड्रोजोआ में एक हाइड्रा आया तो वो पॉलिप फॉर्म का मेंबर हो गया, तो फाइसेलिया आया वो मेड्यूसा फॉर्म वाला मेंबर हो गया। इसका मतलब इस कैटेगरी के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर को फुलफिल करने वाला हाइड्रा, फाइसेलिया, ओबिलिया है। स्काइफोजोआ के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उनको फुलफिल करने वाला सिर्फ ऑरेलिया है। और एंथोजोआ में कोरल्स आते हैं, उनको फुलफिल करने वाले वो सारे एग्जाम्पल थे। ये बात समझे? तो इसलिए 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर रखा है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गया था, फ्लैटवर्म्स, अरे फ्लैटवर्म्स हो गया ना, चलो टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम में एलिमेंट्री कैनाल होती है कि नहीं होती है? टीनिया सोलियम में एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं होती। इसका मतलब ये फूड को कहां से एब्जॉर्ब करने वाले हैं? फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस, बॉडी के सरफेस से ही एब्जॉर्ब करने वाले हैं। अच्छा, इसको क्या सेस्टोडा भी कहते हैं क्या? इनको और क्या बोलते हैं? सेस्टोडा। और प्लानेरिया को और क्या कहते हैं? टर्बिलेरिया। टर्बिलेरिया जिसको आप बोलते हो फ्री स्विमिंग, और डुगेशिया। फैसियोला, और ये किस में आते हैं? ट्रेमेटोडा। ट्रेमेटोडा जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। इसमें एक और मेंबर आता है सिस्टोसोमा। फैसियोला को क्या बोलते हैं? लिवर फ्लूक कहते हैं। और सिस्टोसोमा को क्या बोलते हैं? ब्लड फ्लूक कहते हैं। चलो अब नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस को और क्या कहते हैं? निमेटोडा भी कहते हैं। इनको हम नेमेटोडा भी कह देते हैं। इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इनका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कैसा दिखेगा? राउंड। इनका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा? राउंड। इसलिए आप इनको कॉमनली क्या बोलते हो? राउंड वर्म्स। कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म्स। अच्छा, इनके जो मेंबर्स हैं वो फ्री लिविंग हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। जो फ्री लिविंग मेंबर है उसका नाम है रेप्डोटिफॉर्म। उस मेंबर को रेप्डोटिफॉर्म कहते हैं। और पैरासाइट जो होते हैं वो कौन से पैरासाइट हो सकते हैं? एंडो, एंड एक्टो भी हो सकते हैं। ये पैरासाइट ऑन एनिमल्स भी हो सकते हैं एंड प्लांट्स भी हो सकते हैं। अगर एनिमल्स के पैरासाइट की बात चल रही है, एनिमल्स के पैरासाइट्स की बात चल रही है, तो एस्केरिस आएगा। और इसमें कौन आने वाला है? हुकवर्म, जिसको क्या बोलते हैं? एनसाइलोस्टोमा। और इसमें क्या आने वाला है? वुचेरेरिया। और एक और आने वाला है जिसका नाम होगा एंटेरोबायोस। जो प्लांट है उस प्लांट में मेंबर कौन आएगा? मेलॉइडी का ही नहीं। तो एस्केलमेंथिस को और क्या बोलते हैं? नेमेटोड्स कहते हैं। इनका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो राउंड दिखेगा, इसलिए कॉमनली राउंड वर्म्स कह रहे हैं। और मेंबर इनके फ्री लिविंग हो सकते हैं। फ्री लिविंग मेंबर को रेप्डोटिफॉर्म मेंबर्स कहते हैं। क्या तुम्हें एक मेंबर का नाम याद है? सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस। हाँ, सिनोरेप्टाइटिस
एलिगेंस। मैंने कहा था, वहाँ पर भी बताया था मैंने कि मेंबर, फ्री लिविंग मेंबर यहाँ लिखा हुआ है, एचजीपी में दे रखा है। ये नॉन ह्यूमन एचजीपी वाले प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें राइस भी था, ड्रोसोफिला भी था, यीस्ट भी था, ई कोलाई भी था, अरेबिडोप्सिस भी था और सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस भी थे। तो वहाँ लिखा हुआ है सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस इज अ फ्री लिविंग नेमेटोड। ठीक है। अच्छा, ये पैरासाइट हो सकते हैं, एंडो भी हो सकते हैं और कुछ एक्टो भी हो सकते हैं। जैसे मेलॉइडोगाइनी एक्टो पैरासाइट भी और एंडो पैरासाइट भी है। और एनिमल्स में एस्केरिस एंडो पैरासाइट हो गया, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, एस्केरियसिस। एनसाइलोस्टोमा को हुकवर्म कहते हैं और हुकवर्म हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। वुचेरेरिया, ये तो तुम्हें बताइए, फिलेरिया वर्म जो लिम्फ वेसल्स में रहता है। और एंटेरोबियोस को पिनवर्म कहते हैं और पिनवर्म लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। हेरोडिनेरिया इसे एनेलिडा बेटा, लीच। हेरोडिनेरिया किस में आएगा? लीच है वो, एनेलिडा में आता है। एनसाइलोस्टोमा को कहते हैं हुकवर्म और एंटेरोबियोस को कहते हैं पिनवर्म। एंटेरोबियोस को और क्या कह सकते हैं? ऑक्सीयूरिस एक नाम, और इसका ऑक्सीयूरिस भी नाम है। बताओ, हुकवर्म और पिनवर्म में से कौन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है? हुकवर्म स्मॉल इंटेस्टाइन का और पिनवर्म लार्ज इंटेस्टाइन का है। तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्ज इंटेस्टाइन निमेटोड? लार्ज इंटेस्टाइन निमेटोड। अब तुम लोग ये सोचोगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में तो अमीबा रहता है, निमेटोडा तो होता ही नहीं है। क्वेश्चन गलत है, जबकि आंसर क्या जाएगा? एंटेरोबियस। क्योंकि हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ये पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रहने वाला एस्केरिस होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में रहने वाला एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। तो ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बेसिस पे कॉन्सेप्ट लगाओगे तो सही है, लेकिन यहां पर अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाई, एंटेरो पता नहीं हुआ तो गड़बड़ी होने के, इसलिए जानबूझ के नीट में ऐसा पूछा जा सकता है, वो कौन सा निमेटोड है जो रहेगा। तो तुम्हारा आंसर होगा पिनवर्म, यानी एंटेरोबियोस। इसका नाम और क्या हो सकता है? ऑक्सीयूरिस कह सकते हैं इसको। क्या तुम्हें ये मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? कम रहता है और एस्केरी स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है। ऊपर वाला जो एस्केरी स्मॉल में रहता है, कौन है जो लार्ज इंटेस्टाइन में रहेगा? पिनवर्म। तो नीट में अगर क्वेश्चन आता है लार्ज इंटेस्टाइन निमेटोड, तो आंसर इंटेस्टाइन में वर्म्स वगैरह डेवलप होता है, तो बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलता है, उसको कहते हैं एंटेरोबियोस। एक्टो और एंडो, एंडो मतलब अंदर मिलने वाला, एक्टो मतलब बाहर मिलने वाला। हाँ, आप क्या कह रहे हो? एल्बेंडाजोल जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के लिए होती है, वो अमीबा वाले को मारने, वो कहते हैं ना कीड़े मारने की दवाई है, तो वो एक्चुअली अमीबा के लिए है, एंट अमीबा है वो, उसके अगेंस्ट। तो ज़्यादातर इसके मेंबर भी कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट होते हैं। और प्लेटीहेल्मिन्थीस के मेंबर भी कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट। जो हमने पढ़ा ना कल फ्लैटवर्म, उसके मेंबर भी कैसे थे? एंडोपैरासाइट है। लीच जो कि एक निमेटोड है, वो एक्टोपैरासाइट होगा। जॉन्क बॉडी के ऊपर चिपकता है, तो वो एक्टोपैरासाइट होगा। हाँ, जॉन्क एनेलिडा में तो आएगा। मैंने तो खाली पैरासाइट के बारे में बताया है कि इसके लिए पैरासाइट याद। हटा दूं ये? थोड़ा स्पीड में करना, आज अपन काफी कुछ कवर करने वाले हैं।
अच्छा, इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताओ वो कौन सा फाइलम है, वो कौन सा फाइलम है जहां से कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल शुरू हुई है? एस्केल, क्योंकि इसके पहले सब में ब्लाइंड सेक जैसा ही था, यहां से शुरू हुई है। इसीलिए यहां पर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर और लिखा हुआ है, मस्क्यूलर फेरिंग्स। इसके अंदर मस्क्यूलर फेरिंग्स होती है, ये आपको याद रखना है। इस मस्क्यूलर फेरिंग्स के वजह से एस्केरियसिस बीमारी में कैरेक्टर लिखा हुआ है, इंटरनल ब्लीडिंग। तुम लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, मेरे को याद है कि नहीं याद है? तुम लोग पढ़ोगे ना, एस्केरियसिस में क्या लिखा हुआ है? एस्केरियसिस में लिखा है इंटरनल ब्लीडिंग, मस्क्यूलर पेन एंड द ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ये उसमें लिखा हुआ है। अब ये इंटरनल ब्लीडिंग हुई कैसे? क्योंकि इसकी फेरिंग्स की मसल्स थी, इसने इतना जबरदस्त वैक्यूम जनरेट किया कि पूरे के पूरे म्यूकोसा को फाड़ दिया, इसलिए अंदर ही अंदर बाहरी ब्लीडिंग हो गई, इंटरनल ब्लीडिंग। बात मेरे समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? इसके अंदर क्या है, मस्क्यूलर फेरिंग्स है, मसल्स वाली जो फेरिंग्स है वो एक वैक्यूम जनरेट कर सकती है, और इतना जबरदस्त पावरफुल ये वैक्यूम जनरेट करती है कि म्यूकोसा टूट जाती है, और म्यूकोसा टूटती बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, इसलिए इंटरनल ब्लीडिंग इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये मस्क्यूलर फेरिंग्स की वजह से। दूसरा बताओ, ये बायलेटरल सिमेट्री होगी, क्योंकि मैंने कहा था प्लेटिहेल्मिन्थेस के आगे सब बायलेटरल है, तो बायलेटरल सिमेट्री इसके अंदर है। ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है? ऑर्गन लेवल के सिस्टम आ गया, यहां से ऑर्गन सिस्टम आ गया। ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक? एसिलोमेट के स्यूडोसिलोमेट? ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं। मोस्ट ऑफ मेंबर्स आर एनारोबिक। इनके ज्यादातर मेंबर कैसे हैं? एनारोबिक होते हैं। इनमें एक्सक्रीशन बाय पोर होता है, और उसको कहते हैं रेनेट, रेनेट सेल या फिर कैपिटल एच सेल। इस टाइप की सेल होती है जो इनमें एक्सक्रीशन में पार्ट लेती है, रेनेट कह सकते हैं, एच सेल कह सकते हैं। पोर के थ्रू इनमें एक्सक्रीशन होता है। इनमें हाइड्रोस्केलेटन होता है फॉर बॉडी फॉर्म। तो इनकी बॉडी कैसी है? सिलेंड्रिकल बॉडी, विथ टैपर्ड एंड्स। दोनों एंड इनके टेम्पर्ड होते हैं, और बॉडी इनकी कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है। इनमें सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं, यानी यहां से डायोशियस स्टार्ट हो गए, यानी आप कह सकते हो सेक्सुअल बायोमॉर्फिज्म, यानी मेल और फीमेल को आप डिस्टिंक्टली देख सकते हो कि हाँ, मेल छोटा फीमेल बड़ी। जो मेल है वो शॉर्ट है एंड बैंडेड है, फीमेल कंपैरेटिवली लॉन्गर है। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होने वाला है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होने वाला है। तो जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम लिखते हैं तो कहीं ना कहीं लार्वा को डिस्कस करते हैं, और इनके जो लार्वा है उसका नाम है रेप्टाइटिस लार्वा। इसको बोलते हैं रेप्टाइटिस लार्वा कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इनकी कंप्लीट, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होने के साथ इनके अंदर क्या खास बात है? मस्क्यूलर फेरिंग्स, बायलेटरल सिमेट्री आ गई,
ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आ गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, स्यूडोसिलोमेट है, ये सारे हम पहले ही क्लासिफिकेशन के टाइम में पढ़ लेते हैं। मोस्ट मेंबर्स आर एनएरोब, क्योंकि जो एंडोपैरासाइट होता है वो एनएरोब होता है, अंदर रहने वाले एनएरोब होते हैं। एक्सक्रीशन बाय पोर होने वाला है, एक्सक्रीटरी पोर, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, एक्सक्रीशन बाय एक्सक्रीटरी पोर। लेकिन स्पोर के साथ में क्या आ सकता है, रेनेट सेल या फिर एच, कैपिटल एच सेल उसको कह सकते हैं। नहीं, वो डायग्राम में है, वो लंबी है, इस जगह नहीं है इसलिए मोड़ दी नीचे से। एग्जैक्टली बेंडेड जो है वो कौन है, मेल। शार्प कर्व, जगह कम थी तो सीधा नहीं करके पीछे उसको मोड़ दिया। एग्जैक्टली बेंडेड कौन है, मेल। बस बस वो यही ध्यान रखना होता है, इसलिए तुम्हें देखना है कि जो शॉर्ट होगा और हल्का सा नीचे से कर्व मुड़ा हुआ होगा उसको आप बोलोगे मेल, वो मेल होगा। उसने तो क्या है कि लंबी होती है फीमेल, अब नीचे जगह नहीं था तो उसको ऐसे ऐसे ट्विस्ट कर दिया पूरी बॉडी को, तो उसमें लास्ट वाला जो कॉर्डल एंड होता है ना वो बेंडेड होता है तो मेल है, ऐसा है। मेल फीमेल दोनों अलग अलग हैं। सेक्सुअल बायोमॉर्फिज्म यहां पर आ गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन था। अच्छा ये बताओ, प्लेटी एल्मेंथीज में फर्टिलाइजेशन कैसा था, इंटरनल था, मतलब फर्टिलाइजेशन इंटरनल था, है ना। अच्छा टीनोफोरा में कैसा था, एक्सटर्नल था, टीनोफोरा में एक्सटर्नल था। सिलेंट्रिटा में एक्सटर्नल था, पॉरीफेरा में इंटरनल था। ये फर्टिलाइजेशन वाले जो कैरेक्टर्स है ना ये याद होने बहुत जरूरी है, किस में इंटरनल होगा किस में एक्सटर्नल होगा। लास्ट में अपन लिखेंगे, लास्ट में कुछ मैं एक्सट्रैक्ट निकालूंगा इसमें से मेन मेन चीजें जो उससे तुम्हारा कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा। हटा दूं, मेंबर्स के नाम हम लिख चुके हैं इसमें, हाँ वो सारे मेंबर आगे ही आ गए। नहीं, हाँ मुझे आइडिया नहीं, मेरी क्लास तो नहीं, मैं हुई नहीं शाम को। कल तुम्हारा टेस्ट है, लगता तो है जिस तरह से बात चल रही। हाँ शेड्यूल अभी नहीं आया। स्केड्यूल, और कल तो क्या है तुम्हारा, कल क्लास थोड़ी है, कल तो टेस्ट ही है। फिर भी क्या पता क्लास लगा था। आइडिया नहीं है। डन। हाँ डायरेक्ट भी होता है, एस्केरिस का जो लार्वा है उसका नाम हमने लिखा है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप का डेवलपमेंट होता है। हाँ अच्छा लिखना है ऐसा, मोनिका जी के लिए लिखना पड़ेगा, नाराज हो जाएगी वो, मास्क उतार के सब में कोरोना फैला देगी। ये लार्वा रेबडाइटिस लार्वा किसका है, एस्केरिस का। किसकी, वीड, वीड, वीट नहीं है, अरेबिडोप्सिस थैलियाना इज नॉट ए वीट, वीट नहीं है वो, स्मॉलेस्ट प्लांट है वो, अनवांटेड। कितना टाइम लगाओगे, हो गया। ये है एस्केरिस, ये एस्केरिस है, ये मेल और ये फीमेल। तो दिख गया होगा तुम्हें, फीमेल स्ट्रेट नजर आ रही है और जो मेल है उसकी बॉडी में बैंड्स हैं। इसमें देखो टॉप पर क्या बना हुआ है, माउथ, फिर क्या है, एक्सक्रीटरी पोर। मैंने क्या कहा था, एक्सक्रीशन कैसे होगा, बाय पोर। ये लेटरल लाइन है। नीचे देखो आप, लास्ट में क्या दिखा रखा है, क्लोएकल अपर्चर। क्या तुम्हें पता है क्लोएका का मतलब क्या होता है, क्लोएका का मतलब होता है कॉमन ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एक्सक्रीटरी ट्यूब
और रिप्रोडक्टिव ट्यूब, जहाँ से एलिमेंट्री कैनाल का एक्सक्रीटा, जहाँ से यूरिन, जहाँ से स्पर्म एक ही साथ निकल सकते हैं, उस अपर्चर को क्लोएका कहते हैं। फिर यहाँ पर और क्या बने हुए हैं, पीनियल सीटीज बने हुए हैं, और ये क्या लिखा हुआ है, कर्व्ड टेल। इनकी जो टेल है वो कर्व्ड है। तो बताओ बैंडेड या कर्व्ड कौन होगा, मेल के फीमेल? मेल होगा। फीमेल में भी माउथ है, एक्सक्रीटरी पोर है, फीमेल जेनाइटल अपर्चर है, इसमें भी लेटरल लाइन है, फिर इसके अंदर एनस है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि फीमेल में कितने पोर हैं और मेल में कितने पोर हैं, तो देखो, फर्स्ट पोर माउथ, सेकंड एक्सक्रीटरी पोर, और तीसरा कौन सा है, क्लोएकल अपर्चर। और उसमें कौन कौन सा गया, फर्स्ट माउथ, सेकंड एक्सक्रीटरी पोर, थर्ड फीमेल जेनाइटल अपर्चर, और फोर्थ क्या हो गया, एनस। तो मेल की बॉडी में 3 पोर है और फीमेल की बॉडी में 4 पोर्स हैं। कौन सा पोर एक्स्ट्रा नजर आ रहा है यहाँ पे, फीमेल जेनाइटल अपर्चर जो है वो एक्स्ट्रा नजर आ रहा है। ठीक है तुम्हारे एनसीईआरटी में डायग्राम तो, बट लेबलिंग वगैरह पूरी प्रॉपर्ली दिखा नहीं रखी है। अगर लेबलिंग करना चाहो तो कर सकते हो। लेबलिंग नहीं है एनसीईआरटी में, डायग्राम जरूर दिया है बट लेबल्ड नहीं है। पीनियल सीटे का मतलब होता है इसमें स्पाइक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं, जो फीमेल जेनाइटल अपर्चर को ओपन करने का काम करता है। जब इस फीमेल जेनाइटल अपर्चर को ओपन करेंगे तभी तो क्लोएका से स्पर्म निकल के उसकी बॉडी में ट्रांसफर होगा और इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, राइट? माउथ के पास एक्सक्रीटरी पोर। हाँ अरे वो सारा अभी तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैंने लेबलिंग कर दी है। बड़ा करने पर नाम ऊपर नीचे हो जाएंगे। पाँच तारीख और 6 तारीख को एनटीए का जो ऑफिशियल पेज है वो निकाल के देख लेना, उसमें नोटिफिकेशन आ चुका होगा फॉर्म के लिए। ठीक है ना, ऐसा लग रहा है कि भाई 5 या 6 तारीख को फॉर्म का नोटिफिकेशन आ जाएगा। 6, 7, 8। डन। चलो अब नेक्स्ट आता है एनेलिडा। नेक्स्ट है एनेलिडा। देखो एनेलिडा में एक वर्ड लिखा है एन्यूलस। एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, एन्यूलस। लेटिन टर्म का एक वर्ड है एन्यूलस। एन्यूलस का मतलब होता है रिंग शेप्ड सेप्टा। इसका क्या मतलब होता है, रिंग शेप्ड सेप्टा। और जब हम सेप्टा की बात करते हैं तो हम एक बात बोलेंगे, सेगमेंटेड बॉडी। वेरी गुड। तो सेगमेंटेड बॉडी, और इनकी सेगमेंटेड बॉडी को अपन क्या बोलने वाले हैं, मेटामेरिज्म कहने वाले हैं। तो इनमें रिंग शेप का सेप्टा होता है जिसको सेगमेंटेड बॉडी या फिर मेटामेरिज्म कहते हैं। इसके जो मेंबर्स हैं वो टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, और अगर एक्वेटिक है तो 2 तरह के हो सकते हैं, मरीन और फ्रेश वाटर।
अगर कोई मेंबर टेरेस्ट्रियल है तो उसका एग्जाम्पल होगा फेरेटिमा पॉस्थुमा। फेरेटिमा पॉस्थुमा का मतलब होता है अर्थवम। अर्थवम जो है वो टेरेस्ट्रियल होता है। अगर कोई मरीन है तो मरीन का एग्जाम्पल है नेरीज। ये क्यों चलाया? इसमें मरीन मेंबर कौन है? नेरीज। और फ्रेश वाटर वाला कौन होता है? हेरोडिनेरिया। हेरोडिनेरिया को कॉमनली क्या बोलते हैं? लीच। और नेरीज को क्या बोलते हैं? सैंडवर्म। सैंडवर्म कहते हैं। एक तो ये मेंबर है इनके। दूसरे इनके जो मेंबर्स हैं वो दो तरह के और हो सकते हैं, फ्री लिविंग और हो सकते हैं पैरासाइट। और पैरासाइट में भी कैसे होते हैं? एक्टो पैरासाइट होते हैं। जो फ्री लिविंग है उसका एग्जाम्पल है अर्थवर्म एंड नेरीज। और जो एक्टो पैरासाइट है उसका एग्जाम्पल है लीच यानी हेरोडिनेरिया। तो एनेलिडा वर्ड का मतलब क्या है? एनेलिडा टर्म लिया गया है एन्युलस से। एन्युलस का मतलब होता है रिंग शेप का सेप्टा। रिंग शेप का सेप्टा, ये लैटिन टर्म है, लैटिन। रिंग शेप सेप्टा है ना। और इसका मतलब इनकी बॉडी कैसी होगी? सेगमेंटेड बॉडी होगी। और सेगमेंटेड बॉडी को बोलते हैं मेटामेरिज्म या मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इनके मेंबर लैंड पे भी रह सकते हैं, पानी में भी हो सकते हैं। अगर लैंड पे रहते हैं तो इसका एग्जांपल है फेरेटिमा यानी अर्थवर्म। अगर ये पानी में है तो ये भी दो तरह के हो सकते हैं, मरीन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर वाले भी हो सकते हैं। मरीन है तो नेरीज होगा, फ्रेश वाटर होगा तो हेरोडिनेरिया यानी लीच होगा। फिर इसके मेंबर को हमने फ्री लिविंग और पैरासाइट में भी डिवाइड कर रखा है। फ्री लिविंग वाला अर्थवर्म और नेरीज है, जबकि पैरासाइट में एक्टो पैरासाइट है, लीच, ब्लड सकिंग लीच जिसको कहते हैं, वो इसमें होता है। लीच एंटीकोगुलेंट बनाता है, इसको क्या बोलते हैं? हेरोडीन। फिर इसी के जीन को तो उठा के ब्रेसिका रैपा में डाल दिया था। ब्रेसिका रैपस प्लांट के अंदर डाला था। हाँ, उसके सीड से निकाला था एंटीकोगुलेंट। यहाँ थेरेपी टाइप यूज आता है, ये सर्जरी में काम आता है। ड्यूरिंग सर्जरी काम आता है। जब आप सर्जन बनोगे तो आप अकेला कभी भी ऑपरेशन नहीं कर सकते। एक सर्जन कभी भी अकेला ऑपरेशन नहीं कर सकता, उसको दो नर्स की जरूरत होती है। एक नर्स क्या करता है, कट लगने के बाद में जो ब्लड निकलता है ना, उसको कॉटन से ऊपर ऊपर को साफ करना। और एक नर्स में क्या होता है कि जो ब्लड निकला है उसका इंटरनल ऑर्गन में क्लॉट नहीं बने, उसके लिए हेरोडीन का स्प्रे। ठीक है। और फिर एक पाइप और होता है जो क्या करता है, उस पानी को सक करने के लिए होता है। तो जैसे आपने जैसे ही कट लगाते खून आते स्किन के ऊपर फैल जाएगा, तो एक जो नर्स है उसके हाथ में कॉटन होती है, वो बड़ा फटाफट बाहर से उसके ऑर्गन को क्लीन कर देती है। फिर उसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में क्लिप लगाते हैं। क्लिप लगाते हैं तो अंदर तक जो कट होता है वहाँ ब्लड आ जाता है, फिर दिखता ही नहीं है कुछ भी। फिर क्या करते हैं, वो एक पाइप लगा होता है उसके पास में, पाइप से स्प्रे मारते हैं। स्प्रे मारते हैं तो अंदर जितना भी खून होता है वो सब पानी पानी हो जाता है। फिर एक और पाइप होता है जो सक करता है, सारा का सारा पानी सक अब दिखने लगता है। फिर ऑपरेशन शुरू, फिर ब्लड आता है, फिर स्प्रे, फिर सक, फिर ऑपरेशन, ये चलता है। तो आप लोग सर्जन बनोगे तो तुम्हें ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। डन। तुम्हारे इवनिंग में क्लासेस है ना?
देखो नहीं, तुम्हारी क्लास तो है ही नहीं। तुम लोगों की क्लास नहीं है। नहीं आया क्या तुम्हारे पास में? चले ये हटा दूं। डन। नरेश नहीं है, नरेश है। नरेश नरेश ये नरेश है, कहाँ से नरेश है ये? तो यार सीधा नरेश याद करो ना, नरेश याद करने से क्या मिलेगा तुम्हें? कि ये नरेश है। कहाँ का नरेश है ये? पानी का? मरीन नरेश है? इसको और क्या बोलते हैं? सैंडवर्म। पानी के अंदर रहता है ये, पानी के अंदर बॉटम पे चिपका हुआ होता है। ये हटा दूं? चलो अब बताओ, ये एसिलोमेट होगा या यूसिलोमेट होगा? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट। और यूसिलोमेट में भी बताओ एंटेरोसील के साइजोसील। अब तो बता ही दो यार, लिखा हुआ भी है साइजोसील। और उसमें इसको आप क्या बोलोगे? प्रोटोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स। और बाइलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग वाली सारी बातें आ गई। हाँ अब बताना है इनका सर्कुलेशन, ओपन या क्लोज्ड? इनमें क्लोज सर्कुलेशन होता है विद ट्यूबुलर हार्ट। इनके अंदर ट्यूबुलर हार्ट होते हैं। क्लोज सर्कुलेशन विद ट्यूबुलर हार्ट। एक्सक्रीशन बाय नेफ्रिडिया, ये एक्सक्रीशन भी करेंगे और ऑस्मो रेगुलेशन भी करेंगे। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन बोथ। इनमें रेस्पायरेशन कैसे होता है? इनमें रेस्पायरेशन होता है क्यूटिक्युलर, यानी मॉइस्ट क्यूटिकल। एक मेंबर है इसका जो है नेरीज। नेरीज के लिए बहुत सारी बातें तुम्हें याद रखनी है। नेरीज के लिए मल्टीपल पॉइंट्स हैं जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। मतलब ये मान के चलो कि अगर एनेलिडिया का क्वेश्चन आया तो उसमें नेरीज को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर एनेलिडा का सवाल बनता है तो मेजॉरिटी में जो क्वेश्चंस आएंगे वो किससे रिलेटेड आएंगे? नेरीज से। नेरीज से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं? देखो, एक तो नेरीज में पैरापोडिया होते हैं। घंटी बजेगी तो भी पैरापोडिया तो होंगी। तो इनके अंदर क्या होते हैं? पैरापोडिया। ये जो पैरापोडिया है ये किसका डायग्राम है? नेरीज का। एनसीईआरटी में बना हुआ है, देख लेना उसको, है ना। इस टाइप का डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है। ये नेरीज का डायग्राम है। नेरीज में जो साइड में जो निकले हुए हैं बर्ड जैसे कॉनिकल शेप में, उनको पैरापोडिया कहते हैं। इनके पैरापोडिया का ड्यूअल फंक्शन है, स्विमिंग एंड रेस्पायरेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पैरापोडिया का प्रॉपर फंक्शन क्या है? तो स्विमिंग भी है और अरे रेस्पायरेशन भी है। तो पैरापोडिया स्विमिंग एंड रेस्पायरेशन।
दोनों काम करता है। दूसरा, नेरिस के लिए ये ध्यान रखना है, ये अकेला ऐसा मेंबर है जो यूनिसेक्सुअल है, मतलब जो मेंबर्स एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं वो सब बाइसेक्सुअल है। ये कैसा मेंबर होता है? यूनिसेक्सुअल होता है। पहला पॉइंट, ये यूनिसेक्सुअल मेंबर है। यूनिसेक्सुअल का मतलब ये डायोशियस है। एक साथ में नेरिस के सारे कैरेक्टर आ जाने चाहिए, बाकी बाइसेक्सुअल है। तीसरा पॉइंट, ये अकेला ऐसा मेंबर है जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, बाकियों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। तो इसके लिए क्या आएगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन आएगा। तीसरा पॉइंट, ये अकेला ऐसा मेंबर है जिसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, बाकियों में डायरेक्ट डेवलपमेंट है। और इसमें जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वा होगा, और उस लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर। उस लार्वा का क्या नाम है? ट्रोकोफोर। तो नेरीज के लिए तुम्हें इतने सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। फिर से बता देता हूं कि सबसे पहला पॉइंट नेरीज के लिए जो क्वेश्चन बनेगा वो है पैरापोडिया। पैरापोडिया स्विमिंग के लिए भी होता है, पैरापोडिया रेस्पायरेशन के लिए भी होता है। दोनों पॉइंट है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये रेस्पायरेशन कैसे करेगा? तो इसका ये जो पैरापोडिया का जो बिल्कुल किनारा वाला पोर्शन है, यहाँ पे एक छोटा सा पोर होता है। ये पोर वेस्क्यूलर होता है, इसके चारों ओर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। इस पोर के अंदर पानी एंट्री करता है जिसकी ऑक्सीजन डिजोल्व होती है और वो सीधी ब्लड में चली जाती है, और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के डिजोल्व होकर वापस पानी में चली जाती है। तो पैरापोडिया का जो किनारा है वो रेस्पिरेशन कर रहा है, पैरापोडिया स्विमिंग भी कर रहा है। इस पैरापोडिया पे एक और चीज होती है जिसका नाम है काइटाज। तो ये तैरते तैरते जब थक जाता है तो ये मिट्टी पे चला जाता है, और मिट्टी पे जाने के बाद में काइटा से चलता और है, दे कैन वॉक ऑल्सो। बात समझ आ रही है क्या? पैरापोडिया क्या कर रहे हैं? ये मैं पैरापोडिया का एक स्ट्रक्चर यहाँ बनाता हूँ। देखो, इस पैरापोडिया को मैंने यहाँ से निकाला, यहाँ पे लगाया। इस पैरापोडिया में यहाँ पे एक छोटा सा पोर है। इस पोर के चारों ओर बहुत सारी ब्लड वेसल है, क्योंकि ये क्लोज सर्कुलेशन है। अरे बच्चों, क्लोज सर्कुलेशन है तो बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। अब इस छेद में क्या होता है? वाटर एंट्री लेता है, ऑक्सीजन ब्लड वेसल में, कार्बन डाइऑक्साइड वापस पानी में, तो गैस एक्सचेंज यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे गैस एक्सचेंज चल रही है, O2 जा रही है, CO2 वापस आ रही है। इसके अलावा इस पैरापोडिया पर एस शेप के, कौन से शेप के? एस शेप के, ऐसे एस शेप के काइटाज अवेलेबल होते हैं, जिनको कई बार सीटी कह देते हैं। हाँ, या तो इनको कहते हैं सीटी, या फिर इनको क्या बोलते हैं? काइटाज। और इन काइटाज के बेसिस पर ही इनका क्लासिफिकेशन है, पॉलीकाइटा, ओलिगोकाइटा एंड हिरुडिनेरिया। बहुत सारे काइटा पॉलीकाइटा, कम काइटा ओलिगोकाइटा, नहीं है काइटा हिरुडिनेरिया। तुम्हें कुछ बातें समझ में आ रही है क्या? तो नेरीज इज पॉलीकाइटा, इसमें बहुत सारे काइटाज होते हैं। यानी ये पानी में स्विम कर रहा है, स्विम करते करते थक गया तो बॉटम में जाके बैठा और इन्हीं काइटाज से चल भी रहा है, इसलिए तो इसका नाम है सैंडवर्म। सैंडवर्म तैरने वाला ही होता तो सैंड पे क्या करेगा? बोला ना मैंने। अरे जब मान लो कि इसको खाना खाना है, मान लो तैरते तैरते थक गया, अब इसको नीचे जाके बॉटम पे रहना है, तो क्या वॉक भी तो करना पड़ेगा वहां पे? ऐसा तो एक जगह पड़ा रहेगा? तो वॉक करने के लिए काइटास को काम में लेता है। तो पैरापोडिया में एक स्विमिंग, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा काइटास यानी वॉक करने के लिए होता है। मान लो कि वो पोजीशन सही नहीं है तो इनको अपनी जगह चेंज नहीं करनी होगी। मान लो कि तुम बिस्तर पे जाके पड़ गए और किसी ने उठा के तुमको धक्का देके गिरा दिया, अब क्या करोगे? क्रीप करके कहीं और भी तो जाओगे। तो और क्या क्या है इसमें? नेरीज कैसा है? यूनिसेक्सुअल है, बाकी के मेंबर बाइसेक्सुअल है। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, बाकी में एक्सटर्नल है। बाकियों में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, और इसके लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर। यानी ये सबसे उल्टा है, नेरीज बाकी के मेंबर का उल्टा है, रिवर्स है। इसलिए ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, एक और चीज, तुमने अर्थवर्म देखे क्या? देखा है किसी ने? सबने देखा? अर्थवर्म जब तुम देखोगे ना तो तुम उसको देख के ये नहीं बता सकते कि माउथ किधर है और एनएस किधर है, नहीं बता सकते। ये वो पहला मेंबर है जहां से सिफिलाइजेशन स्टार्ट हुआ, जहां से डिस्टिंक्ट हेड स्टार्ट हुआ है, वो कौन है? नेरीज है।
ये है इसका सिफिलाइजेशन। इन्होंने सबसे पहले टेंटिकल्स बनाना, आईज बनाना सबसे पहले इन्होंने शुरू किया, यानी यहां पर बिल्कुल डिस्टिंक्ट हेड है। सिफिलाइजेशन यहां से शुरू हुआ है। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन काइटाज या फिर सीटे होते हैं, जो प्रोटीनियस होते हैं। जो कैसे नेचर के होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। काइटाज और सीटी लोकोमोटरी ऑर्गन है, प्रोटीन नेचर के होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने एक बहुत ही अच्छी बात दे रखी है, वो भी समझ लो। चलो उसको भी समझ लेते हैं हम। अर्थवर्म देखा होगा तुमने? अर्थवर्म को मान लो मैंने ये टॉप व्यू बनाया है। अर्थवर्म के अंदर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है। ये अंदर की तरफ ये सर्कुलर मसल है, स्किन के जस्ट नीचे सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है, और इन मसल्स में काइटास फंसे हुए हैं। ये जो मैंने कहा ना एस शेप, वो इसके अंदर है। ये जो एस शेप है वो मसल्स के अंदर फंसे हुए हैं। तो जब सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगी तो क्या करेगा? क्रीप करेगा। तो मान लो कैटरपिलर देखा है तुमने? कैटरपिलर के जैसे चलता है ये भी अर्थवर्म में। मान लो काइटास, पीछे वाले जो काइटास है वो आगे आ गए, तो आगे की बॉडी पूरी फोल्ड हो गई। पीछे की बॉडी को उसने रिजिड किया, आगे की बॉडी को ढीला किया, फिर आगे चला गया। फिर आगे की बॉडी के काइटास जमीन में फंसाए, पीछे की बॉडी को खींच के आगे ले लिया, तो फिर लूप बन गया। तो ये इस टाइप से लूप बनाते हुए चलते हैं। तो इनमें क्या हेल्प करते हैं? इनमें काइटास। और काइटास के मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? मसल्स। देखो एनसीईआरटी में कुछ मसल्स के बारे में लिखा है लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल हेल्पफुल इन द लोकोमोशन, ऐसा लिखा होगा। तो बिल्कुल यही सर्कुलर एंड ट्यूडनल मसल्स helpful in locomotion. ये नेरिस की पूरी कहानी उधर आ गई एक साथ। इसका मतलब माउथ वही होगा। जब भी हम बोलते हैं सेफेलाइजेशन मतलब डिस्टिंक्ट हेड, जहां पे टेंटिकल्स हैं। ऑब्वियसली बात है, सेफेलाइजेशन का मतलब भी होता है। हाँ, अर्थवर्म का सर कहां पर है नहीं पता चलेगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है, उसमें रिवर्स वॉक भी होता है। रिवर्स वॉक भी होता है, बिल्कुल रिवर्स वॉक करता है। काइटास ही तो है, ऐसा तो है नहीं कि मसल्स इधर की तरफ ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मसल है किसमें? अर्थवर्म में नहीं होता है। अर्थवर्म में आइज की जगह आई स्पॉट्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन, लाइट सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। इनमें आइज है, लाइट सेंसरी ऑर्गन है। मान लो कि आगे तेज लाइट आ रही है वापस, अब तो फिर तो पीछे नहीं जाता, मतलब आगे चलता चलता तो रुक गया, और सामने मान लो डॉग आ गया, अब क्या करेगा? 2 स्टेप पीछे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब सर कहाँ हो गया? पीछे। ये पत्थर उठाएगा देखो, और मान लो बोलो डॉग की जगह अब लाइन आ गया, अब पत्थर उठा। हाँ, मतलब लाइन पीछे चला जाएगा, मतलब इसको देख के। क्यों? पृथ्वी, क्योंकि उसको पता है पृथ्वी पे रहना है, तो पृथ्वी से दोस्ती रखनी पड़ेगी। काइटास के ऊपर क्या मतलब? काइटास खुद ऊपर है। किसके ऊपर? काइटास। ये सीटे, काइटास और सीटेस कहते हैं इनको, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर। तो व्हाट आर पैरापोडिया? किसमें मिलेंगे? अर्थवर्म के अंदर है पैरापोडिया, नेरिस के अंदर है। क्या काम करेंगे? स्विमिंग, रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन, यानी वॉक भी करेंगे।
तीनों तीन तीन काम एक साथ करेंगे। और अर्थवर्म में लोकोमोशन किसके थ्रू होगा? बाय मसल्स, है ना, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्क्यूलर मसल्स। और उनके अंदर काइटाज या सीटे तो होंगे ही होंगे। डन। तुम आगे पढ़ोगे ना एनसीईआरटी, तुम्हें नेरीज के बारे में सारे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे सारे। तो हमने एक साथ ही लिख दिया नेरीज, इसलिए मैंने कहा था नेरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर क्वेश्चंस आते हैं तो नेरीज में से सवाल आने के चांस सबसे ज़्यादा होंगे। इस चैप्टर में से 3 to 4 चैप्टर, 3 to 4 क्वेश्चंस, मतलब 3 मान लो, 2 मान लो नॉन कॉर्ड डेटा के और 2 कॉर्ड डेटा के। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से मैच द कॉलम के बनते हैं। हो गया? हाँ, ब्लड 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 सक करता है ये। इसके इसके अंदर टीथ होते हैं, हार्ड टीथ होते हैं। इसके पास में दोनों तरफ टीथ है, माउथ की तरफ भी टीथ होते हैं और एनएस की तरफ भी टीथ होते हैं। तो दोनों तरफ से बॉडी को, होस्ट की बॉडी के ऊपर सक कर सकता है। हाँ, ये पता नहीं, बहुत सॉफ्टली ये कट करते हैं। इसका तो एक बहुत ही अच्छा एक केस स्टडी हमारे साथ में हो रखी है एरोडीन की। एक सुमेरपुर में, एक सुमेरपुर जानते हो कोई? सुमेरपुर जानते हो ना, राजस्थान के अंदर एक सुमेरपुर है, पाली पाली में। वहाँ पर एक हॉस्पिटल है न्यू महावीर हॉस्पिटल के नाम से। एक तो महावीर हॉस्पिटल है, ओल्ड महावीर, एक न्यू महावीर हॉस्पिटल है। वो हॉस्पिटल है डॉक्टर रजनीश चौबे, जनरल सर्जन है, जनरल सर्जन है वो, डॉक्टर रजनीश चौबे के नाम से उनका हॉस्पिटल है। वो हमारे थोड़े फैमिली फ्रेंड्स हैं। तो हम गए हुए थे उनसे मिलने के लिए, ऐसे ही जैसे जा रहे होते हैं ना, मान लो अहमदाबाद जा रहे हो तो बीच में उनसे मिल के जाते हैं, वैसे तो हम जा रहे थे। तो मैं वहाँ गया ही था और वहाँ पर एक केस आया था जिसमें एक्सीडेंट हुआ था और एक आदमी का हाथ कट गया था। ठीक है, हाथ के ऊपर से ट्रक निकल गया और हाथ अलग था और बॉडी अलग थी। तो जब वो हाथ कट के आया था ना, तो वहाँ पर कुछ लोग थे जिन्होंने क्या किया था, हाथ को वैसे वैसे उसको पकड़ के लगा के और रस्सी से बांध दिया था और उसको उठा के और लेके आ गए थे। बेहोश पड़ा था वो और ब्लीडिंग हो रही थी और इस टाइप से मामला था उसका। तो मैं गया ही था और वहाँ पर वो केस आ गया। अब मैं मिलूँ कैसे? अब उन्होंने देख भी लिया कि हाँ भाई आए तो हैं, अब मिले नहीं, तो उन्होंने कहा 2 मिनट वेट करो मैं आता हूँ। तो ठीक है, हम तो बैठ गए। तो वो केस जो था उनको लेके चले गए ओटी में, और पहले तो नर्सिंग ड्रेसिंग रूम में लेके गए। वहाँ पर वो ब्लड साफ़ किया और हाथ वगैरह की कंडीशन देखी। हाथ पूरा यूँ मिट्टी से भरा हुआ था और इन्फेक्शन वगैरह होने के चांस पूरे थे। मतलब इसको सेप्टिसीमिया कहते हैं। मतलब अगर ऑर्गन में ब्लड मिट्टी वगैरह चमक जाती है ना, उसको सेप्टिसीमिया होने के चांस होते हैं। रस्सी पड़ जाती है, फिर ऑर्गन बिल्कुल भी नॉन फंक्शनिंग हो जाता है। तो उसके अंदर ऑर्गन में जो कटा हुआ ऑर्गन था, मूवमेंट तो पूरा खत्म हो चुका था उसका। तो अब केस ये था कि जिस आदमी का हाथ कटा था उसकी फैमिली में वो एक ही कमाने वाला था। तो उसके घर वालों को फ़ोन वोन करके बुला लिया कि भाई आ जाओ सब लोग। आ गए वहाँ पे। आने के बाद में उनको ये बोला कि ये हाथ अब नहीं रहेगा, इसको हटाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं, अदरवाइज ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगा। ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगा तो इसके मरने के चांस भी बन जाते हैं। मतलब क्योंकि ब्लड में इन्फेक्शन होने के बाद में फिर लंबा ट्रीटमेंट चलता है और बचना नहीं बचना वो केस बनता है। तो ये केस हो गया था। तो अब क्या करें भाई? तो लेकिन उनके पेरेंट्स ने और उसने सबने मिल के रिक्वेस्ट की कि एक बार एक काम तो करो, ट्राई तो करो, वापस इसको जोड़ने की कोशिश तो करो। तो उन्होंने कहा कि भाई जोड़ भी देंगे ना तो भी 80% केस में ये मामला है कि ऑर्गन काम नहीं करेगा, सिर्फ 20% केस का मामला ये है कि ऑर्गन काम कर सकता है। तो उन्होंने फटाफट के भाई, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है फिर हम एक काम करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, हम हाथ लगा देते हैं, लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो फिर हमारे पर ब्लेम नहीं आना चाहिए। तो फॉर्म भरवाया उनसे, फॉर्म भरवाया, सिग्नेचर करवाया, सब कुछ, और पूरी टीम आ गई। फिर एक ऑर्थोपेडिक आ गए, एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आ गए, और साथ में थे एक ब्लड सर्कुलेशन मतलब एंजियोलॉजिस्ट वगैरह, सब वहाँ पर इकट्ठे हो गए। उनकी टीम बनी और ऐसा ऐसा डिस्कशन रहा। तो डिस्कशन में मैं उनके क्या ऑफिस में बैठा था, मैं वहीं बैठा था, मेरे सामने उन्होंने डिस्कशन शुरू किया, मैं भी देख रहा था क्या चल रहा है, चलो देखते हैं। तो डिस्कशन में ये चला कि जो बाकी सब लोग थे
उन्होंने मना कर दिया, यानी एंजियोलॉजिस्ट ने मना कर दिया। ऑर्थोपेडिक ने कहा कि नहीं, ये हड्डी में तो प्लेट लगेगी, वैसे ही हाथ गया वही है, तो प्लेट लगा के जोड़ने से भी कोई सेंस नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो हमारे हिसाब से तो ऐसा मत करो, हाथ को हटा ही दो। उन्होंने ये डिसीजन बोला, लेकिन फिर सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने सोचा कि यार एक बार एक ट्राई तो करते हैं अपन, अपने लिए एक्सपेरिमेंट है, अपने सिग्नेचर तो वैसे करा दिए अपन तो सेफ है, तो अपन एक काम करते हैं, ऑर्गन लगा के देखते हैं। तो मैं वहीं बैठा देख रहा था मैं उनको क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने कहा, फिर मैं उनसे मिला, देख लिया मैंने उनको, उन्होंने मेरे को भी देखा, फिर बात हुई थोड़ी सी कि यार कब आए क्या है ऐसे, और कह अब तो ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ेगा। तो फिर कहा मैं जाऊँ, मैंने कहा मैं जाऊँ, मैं जाता हूँ कि नहीं एक काम कर साथ में चल तो मैंने कहा ठीक है साथ में चलते हैं। तो वो ग्रीन जो कपड़े वपड़े पहन के और मास्क वास्क लगा के तैयार हो गए, डॉक्टर वाली फीलिंग आ रही थी कि आज तो हटा ही देंगे, मतलब 2-4 हाथ तो आज तो मतलब जो भी जोड़ देंगे, जो हटाने हटा देंगे, मतलब सब कुछ तैयार हैं। लेकिन फिर ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन काफ़ी लंबा चला, 1.5 घंटे ऑपरेशन चला। उसमें सबसे पहले बोन को अटैच किया, हड्डी को जोड़ा इन्होंने, प्लेट लगा के इसको जोड़ा। उसके बाद में जो लिगामेंट्स मसल्स वगैरह थे उनको जोड़ने की, ब्लड वेसल्स को कनेक्ट करने की कोशिश की और जोड़ा। फिर आया वो प्लास्टिक सर्जन ने स्किन को वापस कनेक्ट करने की कोशिश की, स्टिचिंग वगैरह की, वो फट रही थी सारी की सारी, बहुत दूर हो गए थे, वापस फट रहे थे, तो लंबे लंबे स्टिचेस वगैरह लगाए, फिर रोल करके पट्टी बांध कर उसको रेडी कर दिया कि चलो ठीक है हो गया। तो उसको बाद में आईसीयू के अंदर एक वार्ड था, उसके अंदर शिफ्ट कर दिया। आईसीयू के वार्ड में शिफ्ट किया और ड्रिप लिप चढ़ानी स्टार्ट कर दी। ड्रिप लगती है ना, ड्रिप लगाया, एंटीबायोटिक के इंजेक्शन शुरू हो गए, बहुत सारा मतलब सिस्टम स्टार्ट हो चुका था और होने लगा। उन्होंने कहा फिर कि अगर 6 घंटे तक अगर ये हाथ काला नहीं पड़ता है तो समझ लेना कि सब कुछ नॉर्मल है। अगर ये हाथ काला पड़ना स्टार्ट हो जाए तो समझ लेना काटना पड़ेगा, और वो उतना नहीं, उसका कम से कम 6 इंच आगे से काटना पड़ेगा। ये बात समझ रही है? यानी इतना ही नहीं है कि उतना आटे नहीं, उसके 6 इंच आगे से और कट करना पड़ेगा। कि अब क्या करें? तो हुआ यही कि अब क्या हुआ कि उनके घर पे कोई फंक्शन भी था, 1.5 घंटा तो हमको वैसे ही वहीं लग गया। तो फिर उन्होंने कहा कि यार अब तुम जाओगे रहोगे, एक काम करो यहीं रुक जाओ, क्योंकि रात हो चुकी थी। तो मैंने कहा ठीक है फिर यहीं रुकते हैं। तो फिर बाकी सब तो हमारे उनके घर पे चले गए, मैं वहीं बैठा रहा। मैंने कहा देखते हैं होता क्या है। तो 6 घंटे बाद में उसका हाथ काला पड़ना शुरू, ठीक है, मूवमेंट वगैरह कुछ भी नहीं था और हाथ काला पड़ना शुरू हो गया। तो फिर उन्होंने को लगा कि भाई अब तो हाथ तो कट करना पड़ेगा। तो फिर एक मीटिंग आई, पेरेंट्स वगैरह को बुला लिया कि देखो ये सिचुएशन है, अब हम हाथ काटने वाले हैं। और उसकी मम्मी रोना स्टार्ट हो गई, मतलब ज़बरदस्त भयंकर केस में, मतलब ये देखा ही नहीं जा रहा है, ये हो रहा है, ऐसी हालत हो गई। उसकी मम्मी रोना स्टार्ट किया, अब हाथ जाने वाला है और बेचारा वही काम करने वाला था और वो राइट हैंड और था, तो सब गड़बड़ हो रहा था। तो ऐसा करते करते कुछ सोचा, फिर मैंने सोचा कि क्या हो सकता है। तो मैंने उनसे ऐसी जनरली बात की कि कुछ हो नहीं सकता क्या, कि तू बता क्या हो सकता है, तेरे को लगता है कुछ हो सकता है तो मैंने कहा मैंने एक काम कर सकते हैं, आपको क्या लगता है, जैसे कि मेरी नॉलेज थी, जैसे मैंने उनको सजेस्ट किया कि एंजियोलॉजिस्ट थे वो मेरे से चिढ़ रहे थे कि इसको काम बीच में लेके आ गए आप ठीक है, लेकिन मैंने उनको ये सजेस्ट किया, मैंने उनको ये कहा, डिस्कशन किया मैंने जनरली कि आपको क्या लगता है क्यों हुआ ये हाथ काला, कि बस वो ऑर्गन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ये वापस एक्सेप्ट नहीं हो रहा। मैंने कहा वो नहीं है, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके हाथ में ब्लड सप्लाई ब्लॉक है। अगर ब्लड सप्लाई हो जाएगी तो सेल्स को वापस रिन्यूअल मिलेगा, जिंदा होगी, मूवमेंट होगा, तो इसका मतलब ब्लड सप्लाई ब्लॉक है। इसका मतलब आपने ब्लड जो वेसल्स को कनेक्ट किया है ना, वहां पर क्लॉट है। वो एंजियोलॉजिस्ट उसी ने किया था और वो फंस गया मेरी बात पे कि और उनको ये पता चल गया जनरल सर्जन को कि हाँ बात तो बिल्कुल सही है कि अगर ब्लड सप्लाई नॉर्मल होती तो कहीं ना कहीं आगे की जो सेल्स है वो तो वर्क करती, और वो चिढ़ना स्टार्ट है, इनको क्या पता है अब ऐसे। मैंने कहा अच्छा, फिर मेरे को क्या पूछा है कि अच्छा बताओ फिर कि ब्लड सप्लाई करेंगे कैसे नॉर्मल। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, अपन मंगाते हैं लीच को चिपकाएंगे आगे वाले हाथ पे, है ना, 10-15 लीच चिपकाएंगे, वो करेगा ब्लड सक। जब वो ब्लड सक करेगा ना तो वो क्लॉट भी खींचेगा, जब क्लॉट खींचेगा तो ब्लड सप्लाई हो जाएगी नॉर्मल। ऐसा करके देखो, और उनको मेरी बात समझ में आ गई कि ये बात तो सही है, ऐसा करके देख सकते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। जब इतना ट्राई ले लिया, सिग्नेचर वैसे ही अपने ले रखे हैं तो अपन ट्राई करते। तो उन्होंने मंगाया लीच, मेडिसिनल लीच मंगाया, जो मंगाया महावीर हॉस्पिटल से, वहाँ से लीच वगैरह मंगा के और चिपकाना शुरू करते क्या हो गया, उसने ब्लड सक करना स्टार्ट किया, लीच ने अपना जोड़ लगाया पूरा, और यही हुआ, ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो गई, हाथ नॉर्मल हो गया उसका। हाँ बिल्कुल, उसका हाथ सही है चल नहीं, हाथ है बेटा, हाथ से कैसे चलेगा तो बहुत जबरदस्त मतलब ये सीन हुआ। तो ये देखो, मतलब अगर डॉक्टर थोड़ा सा भी अवेयरनेस, एक लॉजिकल अवेयरनेस होता है ना, अगर वो भी लगाए ना, तो बहुत सारी लाइफ जो है वो सेव हो सकती है।
तो मेडिसिनल लीच भी आती है जिसको हेरिडो कहते हैं। सारे लीचेस पैरासाइट ही नहीं होते हैं, कुछ मेडिसिनल लीच भी होती है जिसको आप ब्लड सक करने में यूज में ले सकते हो। फॉरेन में तो ये थेरेपी लगती है, लीच थेरेपी। जिन लोगों के वेरिकोस वेन्स होता है, वेरिकोस वेन्स सुना है तुम लोगों ने, है ना, ब्लड वेसल्स में गांठें पड़ जाती है, उसको वेरिकोस वेन्स कहते हैं। उसको ठीक करने के लिए भी लीची चिपका देते हैं, अंदर से गंदा खून सक कर लेते हैं वो सारा के सारा। तो वही उन्होंने वहां पर किया और उसका हाथ नॉर्मल हो गया। इतनी स्ट्रेंथ तो नहीं आएगी, लेकिन कम से कम वर्क करने जैसा उसका हाथ जरूर हो जाएगा, तो उसके लिए बहुत अच्छा हुआ। हाँ, वो मैं नहीं बताऊंगा, मैंने एक केस बता दिया बस अब तुम्हें। चलें आगे, ये हटा दूं, हो गया ये। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अच्छा, ये जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म और हेरुडिनेरिया, ये दोनों मोनोशियस हैं या डायोशियस हैं? ये दोनों मोनोशियस है, यानी ये बाइसेक्सुअल है। जो हेरुडिनेरिया होगा इसमें ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होगा। इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, यानी इनसाइड कोकून। इनमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होने वाला है? इनसाइड कोकून। और इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट है। चलिए, अब इनमें एक होता है पॉलीकाइटास, एक होता है ओलिगोकाइटास, और एक होता है हेरुडिनेरिया। पॉलीकाइटास में कौन कौन आते हैं? पॉलीकाइटास में आता है सबसे पहले नेरीस, और एक मेंबर और आता है जिसका नाम है एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट को कहते हैं सी माउस। ओलिगोकाइटास में आएगा फेरेटीमा, यानी अर्थवर्म। और हेरुडिनेरिया क्या होता है? लीच। और एक होता है हेरुडो, यानी मेडिसिनल लीच। ठीक है, पॉलीकाइटा में आता है नेरीस, और एफ्रोडाइट जिसको कहते हैं सी माउस। ओलिगोकाइटा में आता है फेरेटीमा पोस्टुमा जिसको अर्थवर्म कहते हैं, और हेरुडिनेरिया में आता है लीच, और एक हेरुडो बर्ड आता है जिसका नाम है मेडिसिनल लीच। एफ्रोडाइट नाम सुना है? अभी सुना है? सी माउस। सी माउस जैसा होता है, देखो सर्च करना मिल जाएगा तुम्हें, क्योंकि अपने पास अब इतना टाइम नहीं है कि डायग्राम बना के बताएं। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट हमने जो लिखा है वो किसके लिए है? ये जो लिखे हैं किसके लिए लिखे हैं? अर्थवर्म और हेरुडिनेरिया के लिए लिखे हैं। नेरिस के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, उसमें लार्वा होता है ट्रोकोफोर, वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। बताना, घुमा इधर, ऐसा ही दिखता है। नर्वस सिस्टम टू वेंट्रल नर्व कॉर्ड।
टू वेंट्रल, टू वेंट्रल नर्व कॉर्ड। चलो नेक्स्ट आता है आर्थ्रोपोडा। एनालिडा कंप्लीट। सैलामेंडर पॉइजनस हो सकता है, सैलामेंडर वीवी पेरी भी होता है। मैंडर में नहीं, मैंडर पॉइजनस नहीं होता, ब्यूफो पॉइजनस होता है। वैसे एक ही फ्रॉग है जो सबसे ज़्यादा पॉइजनस है, गोल्डन डार्ट फ्रॉग। हाँ, सैलामेंडर मेंढक नहीं है, एम्फीबियन है बट मेंढक नहीं है वो। सैलामेंडर ऐसा दिखता है ना, टेल होती है उसमें छिपकली जैसा दिखता है वो। हटा दूं? बहुत टाइम लगा हुआ यार। डन। चलो अब नेक्स्ट आए है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं। आर्थ्रोपोडा तुम्हें पता है लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है। 10 में से 7 कीड़े हैं भाई, 10 आदमी खड़े हैं उसमें से 7 आदमी कीड़े हैं। 10 एनिमल में से 7 एनिमल इंसेक्ट हैं। वैसे कह रहे हैं कि 2/3 ऑफ नॉन स्पीशीज आर आर्थ्रोपोडा। 2/3 ऑफ द नॉन नेम स्पीशीज आर आर्थ्रोपोडा। जिसका नाम अपने को पता है वो सब कौन है? आर्थ्रोपोडा है। 2/3 नॉन नेम्ड स्पीशी आर आर्थ्रोपोडा। ये सबसे बड़ा फाइलम है। अब इसमें देखो एक वर्ड लिखा है हमने, आर्थोस। आर्थोस का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। इसका मतलब इनमें क्या है? जॉइंटेड अपेंडेजेस है, जुड़े हुए पैर हैं इनमें, जॉइंट्स वाले पैर हैं इनमें। यहां से स्टार्ट हुआ है जॉइंटेड अपेंडेजेस, जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। ये कॉस्मोपॉलिटियन है। ये कॉस्मोपॉलिटियन है का क्या मतलब हुआ? फाउंड एवरीवेयर। ये सब जगह मिलेंगे। एवरीवेयर का मतलब ये लैंड पर मिलेंगे, ये एक्वेटिक हो सकते हैं और ये एयर में भी मिल सकते हैं। लैंड पे मिलने वाले के लिए एग्जांपल अगर अपन दें तो कॉकरोच है मान लो। एक्वेटिक में भी 2 तरह के हो सकते हैं, मरीन और फ्रेश वाटर। अगर ये मरीन है तो उसका एग्जांपल है लिमुलस, जिसको किंग क्रैब कहते हैं। ये आ सकता है मरीन, किंग क्रैब। किंग क्रैब इसको कहते हैं, लिविंग फॉसिल है ये। और फ्रेश वाटर वाला है डेफनिया। डेफनिया फ्रेश वाटर वाला है। एयर में कौन रहते हैं? मॉस्किटो एंड फ्लाई। मॉस्किटोज एंड फ्लाई ये दोनों एयर में रहने वाले हो गए। तो इसका मतलब कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह मिलेंगे। लैंड पे मिल सकते हैं, मरीन हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं और हवा में उड़ते हुए भी देख सकते हैं। मॉस्किटो हुआ, फ्लाई हुआ, ड्रैगन फ्लाई याद है? ड्रैगन फ्लाई हेलीकॉप्टर अपना देसी, वो ड्रैगन फ्लाई जो मच्छर वगैरह खाता है, तो वो भी आर्थ्रोपोडा का ही मेंबर है। इनकी बॉडी के डिवीजन हो सकते हैं। इनके बॉडी के जो डिवीजन है वो 2 टाइप के हैं। एक हो सकता है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, और दूसरा हो सकता है सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। यानी इनकी बॉडी में 3 पार्ट हो सकते हैं। हेड हो सकता है, थोरैक्स इनकी बॉडी में हो सकता है और साथ साथ में एब्डोमेन हो सकता है। तो इस टाइप की जो बॉडी देखने को मिलती है वो किस में देखने को मिलती है? कॉकरोचेस में।
तो ये हेड हो गया, ये थोरेक्स हो गया और ये एब्डोमेन हो गया। जबकि सिफेलोथोरेक्स का मतलब है सिर और थोरेक्स दोनों एक साथ, इसको सिफेलोथोरेक्स कहते हैं। और पीछे की बॉडी ऐसे एब्डोमेन जैसे। क्या तुमने प्रॉन्स देखे हैं, क्रस्टेशियंस? इसको आप सिफेलोथोरेक्स कहोगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? क्रस्टेशियंस। पैरापोडिया? पैरापोडिया नहीं आएंगे। सेंटिपिड, मिलीपिड एक्वेटिक नहीं है। पिड मतलब पैर है उनके, 100 पैर और 1000 पैर। सेंटिपिड और मिलीपिड इस टाइप से, तो पैरों के काउंट पर बेस्ड है आर्थ्रोपोडा। इनको कहते हैं मेरियापोडा। मेरियापोडा, बहुत सारे पैर। तो सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा। 2/3 नॉन नेम स्पीशीज आर बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा। जितने भी है, 3 में से 2 जिनके भी नाम हमको पता है, वो सब के सब आर्थ्रोपोडा है। सब जगह मिल रहे हैं, पानी में, लैंड पे, एयर में। बॉडी के डिवीजन में 3 तरह का है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, और सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन। सिफेलोथोरेक्स का मतलब होता है सिर और थोरेक्स दोनों एक साथ जॉइंटेड। सिफेलोथोरेक्स का मतलब क्या है? हाँ, हेड और थोरेक्स दोनों एक साथ। अभी हमने बोला था ना सिफेलाइजेशन, तो सिफेला, सिफेला मतलब सिर। क्रैब क्रस्टेशियंस में आता है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा को क्रस्टेशियंस कहते हैं। वीडियो पोज हो रहा है, ब्लैक स्क्रीन आ रही है, क्लासेस चिपक रही है। चिपक किसके साथ रही है क्लासेस? सर क्लासेस चिपक पता नहीं। अच्छा, बायो की क्लास किसके साथ चिपक रही है? फिजिक्स के साथ। देखिए, कुसुम जी बोली गई। डन। कॉकरोच में ऐसे ही तो होता है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। आया था, 2 क्वेश्चन आए थे थोरेक्स से रिलेटेड, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, टैगमीना वाला। टैगमीना का क्वेश्चन था उसमें। हाँ, मेसोथोरेक्स इसी में पढ़ेंगे अपन। हाँ, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा के साथ ही कर लें। आर्थ्रोपोडा के साथ ही कर लेते हैं। ऐसा लगेगा तुम्हें कि चैप्टर बहुत लंबा चला गया, लेकिन 2 चैप्टर साथ चले रहे। डन। फ्रॉग एम्फीबिया में कर लेंगे। अर्थवर्म है नहीं सिलेबस में, फिर करने से क्या मतलब एक्स्ट्रा में। कुछ पॉइंट में लास्ट में लिखवा दूंगा। अपन ये बात करी कि कॉकरोच एक आप लोगों के सिलेबस में है एनिमल टिश्यू में, वो आर्थ्रोपोडा के साथ कर लेंगे। फ्रॉग जो है वो एम्फीबिया के साथ कर लेंगे। और अर्थवर्म है नहीं सिलेबस में, लेकिन थोड़े बहुत जो पॉइंट्स लगते हैं, जो आ सकते हैं, वो लास्ट में लिख लेंगे। अर्थवर्म का नाम लिखना है, लिखा ना, फेरेटिमा पोस्टुमा, पता है ना। और कॉकरोच का नाम क्या है? कॉकरोच पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। एनआरआई है ये, अमेरिकाना, अमेरिका से आया ये, एनआरआई है कॉकरोच। हाँ,
डन। तो बताओ हुकवर्म कौन है? हुकवर्म का नाम बताओ भाई, हुकवर्म का नाम बताओ। एनसाइलोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा। और पिनवर्म एंटेरोबियर। इसका एक नाम और है, ऑक्सियोरिस, ऑक्सियोरिस। कौन है सी माउस? एफ्रोडाइट, एफ्रोडाइट इज अ सी माउस। सी पेन, पेनेट्यूला, होशियार हो गया यार तुम लोग। और सी फैन, गॉर्गोनिया। ब्रेन कॉरल, ब्रेन कॉरल, मैंड्रीना, मैंड्रीना। मैंने कहा था ब्रेन बहुत मीन है, मैंड्रीना। और सी एनिमोन, एडम्सिया। नेरीज यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल। इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट? लार्वा का नाम? ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर लार्वा। एनेलिडा को एनेलिडा क्यों बोला? रिंग शेप के सेप्टा होते हैं। वेरी गुड। और उनको एस्केल्मेंथिस को राउंड वर्म क्यों कहते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया राउंड होता है ना? अच्छा, मेल शॉर्ट होती है, फीमेल? और किनका पोस्ट जो पार्ट है टेल वाला वो बैंडेड है? मेल में। मेल में कितने पोर हैं? थर्ड पोर कौन सा है? क्लोएकल अपर्चर है। गुड। तो आर्थ्रोपोडा ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑर्गन सिस्टम यूसिलोमेट, साइजोसील, प्रोटोस्टोम, और बाइलेटरल सिमेट्री। ये तो हो गया बिल्कुल आसान। इनका एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटिनस होता है। एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है? काइटिन का बना हुआ है, काइटिनस है। इनका सर्कुलेशन ओपन है या क्लोज्ड है? सर्कुलेशन ओपन है। क्या इनमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है क्या? नहीं होता, तभी रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है ना, इसीलिए इनमें ट्रेकियल सिस्टम वगैरह होते हैं। सर्कुलेशन ओपन है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनमें एब्सेंट है, तभी तो इनका ब्लड कैसा है? कलरलेस। इनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या ट्रेकियल सिस्टम है? ट्रेकियल ट्यूब कह सकते हैं। और क्या तुम लोगों ने बुक गिल्स नाम सुना है? बुक गिल्स। क्या बुक लंग्स भी है? बुक लंग्स। और इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? ओनली गिल्स, ओनली गिल्स भी हो सकता है। अब मान लो ट्रेकियल ट्यूब किसमें? कॉकरोच में, यानी इंसेक्ट्स के अंदर। बुक गिल्स बताओ? नहीं है बेटा, लिमुलस में है। और बुक लंग्स किस में है? स्कॉर्पियन में। स्कॉर्पियन और स्पाइडर। अगर ये दोनों नाम नहीं आया, इसके अलावा माइट्स, इसके अलावा टिक्स भी आ सकता है। अरेक्निड्स कहते हैं इनको, अरेक्निड कह सकते हैं, चैलिसिरेंस कह सकते हैं। इनको अरेक्निड और चैलिसिरेंस क्यों कहते हैं? छोटे बच्चों को मारना नहीं चाहिए, श्राप लगता है, पाप लगता है। छोटे छोटे बच्चों को मारा, देखो पाप लगता है ये। हाँ, तो स्कॉर्पियन और स्पाइडर को और क्या बोल सकते हो? अरेक्निड्स। और क्या बोलते हैं? चैलिसिरन, चैलिसिरन। स्पाइडर देखा है तुमने? स्पाइडर की, स्पाइडर का जो वेब है ना, वो बीटा प्लेटेड प्रोटीन है।
स्पाइडर का जो वेब है वो कौन सा प्रोटीन है? बीटा प्लीटेड, सुना है ना? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन है, वो वाला प्रोटीन है, उस वो स्पाइडर बनाता है। उसके अंदर कौन फंस जाते हैं? मक्खियां वगैरह फंस जाती हैं। फिर स्पाइडर आती है, स्पाइडर के आगे ना ऐसे चैलिसिरा लगा होता है, लंबे लंबे ट्यूब्स होते हैं, वो आती है, उसको पकड़ के रोल कर लेती है। रोल करने के बाद में फिर उसके अंदर अपने पॉइजन जो चैलिसिरन है उसके अंदर डाल के अपना सारा जूस उसमें डाल देती है। पता है तुम्हें? कभी देखना, कभी स्पाइडर की एक्टिविटी को देखना, आएगा अपना जो चैलिसिरा है वो उस मक्खी के अंदर पंच करेंगे, पंच करने के बाद में उसमें सारा का सारा एंजाइम उसमें डाल देंगे, वो अंदर से पूरा डाइजेस्ट हो जाता है और आधे घंटे बाद घूम के आ जाता है। तो तब तक शेक तैयार हो जाएगा, अपन आते हैं घूम के। फिर घूम के आने के बाद में वो सारा का सारा जो अंदर का जूस है वो सक कर लेती है। इसलिए देखना, जाले में जो मक्खी लगी हुई होती है ना, तुम्हें लगेगा बेचारी मक्खी लटकी हुई, इसको हटाते हैं, तो जैसे ही तुम दबाओगे अंदर से बिल्कुल पाउडर है वो, क्योंकि अंदर का सारा माल तो वो चूस गई। हाँ, ये स्पाइडर के अंदर ऐसा होता है। देखा ही नहीं तुमने कभी? क्या लाइफ में टीवी डोरेमोन के ऊपर उठा करो कभी सिर्फ डोरेमोन ही देखा है तुम लोगों ने? इनमें तो मेल टू फीमेल अट्रैक्शन भी ऐसा ही होता है कि मेल शेक तैयार करके रख देता है, फीमेल को एज ए गिफ्ट देता है, तो जाके इनके अंदर मैटिंग होती है। इनके साथ में यही प्रॉब्लम। चलो अच्छा, गिल्स किस में बताओ? मैं स्पाइडर की बात कर रहा था। गिल्स किस में? प्रॉन्स में। प्रॉन्स में गिल्स हैं। तो सर्कुलेशन हो गया। इनमें नर्वस सिस्टम कैसा होगा? इनमें नर्वस सिस्टम में दो चीजें हैं, गैंग्लियन एंड नर्व कॉर्ड। मैंने तुम्हें बताया था, याद है, कि इनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है। इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल है जिसका नाम है स्टेटोसाइट्स। स्टेटोसाइट फॉर बॉडी बैलेंसिंग। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज एनालॉगस टू स्टेटोसाइट्स? तो आंसर इज ईयर। Which of the following of the human body is analogous to stetocytes? तो आंसर क्या जाएगा? ईयर। बिकॉज हमारा कान जो है वो बॉडी बैलेंस के साथ में हियरिंग के लिए भी होता है, बैलेंसिंग और हियरिंग के लिए होता है। कॉकरोच को देखना, तुम चाह के भी उसको उल्टा नहीं कर पाओगे। उसको यूं उल्टा करने की कोशिश करोगे ना तो बहुत मुश्किल से वो टांगों को इधर उधर करके अपनी बॉडी को बैलेंस कर लेगा। कभी कभी वो क्या होता है, दीवार पे चढ़ता है ना, कभी कभी जब दीवार पे चढ़ता है तो फिर जब वो उल्टा गिर जाता है ना तो वो उल्टा हो जाता है। उल्टा होने के बाद फिर वो सीधा ही नहीं हो पाता। तो ये तो दिक्कत है कि उल्टा हो गया तो सीधा नहीं हो पाएंगे, इसलिए पहले से उल्टा ही मत हो। तो इसके पास में क्या होता है? स्टेटोसाइट। ऐसा कैसा टर्टल्स में भी होता है, ऐसा ऑरिलिया जेलीफिश में भी होता है, ऐसा मॉलस्का में भी होता है, ऐसा इकाइनोडर्मेट्स में भी होता है। अब मान लो इकाइनोडर्मेट का वेंट्रल माउथ है और वो उल्टी हो गई तो अब वापस सीधा कैसे होंगे? तो कितना ही लगा हुआ है ट्यूब फिट से वो सीधे ही नहीं हो पाएंगे। तो ये इसलिए उनके पास में स्टेटोसाइट्स होता है। बिल्कुल होता है। फिर उल्टा हो भी जाते हैं तो फिर पड़ोस में अपना दोस्त आता है, फिर वो सीधा करके चला जाता है देखा नहीं है क्या तुम लोग? नेचर से बहुत दूर हो तुम लोग। इनमें एक्सक्रीशन कैसे कैसे होता है? मैलपीजियन ट्यूब्स, और इसके अलावा एंटीनरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड, वो एक ही है। और इसके अलावा कॉक्सल ग्लैंड्स। सुना ही नहीं है? अभी लिख देंगे अपन विद एग्जांपल। डन। बैलेंसिंग वाला चिपकाने में, चमगादड़ में नहीं
हाँ, बाकी ऑर्गेनिज्म पर मंकी वगैरह, काऊ, डोंकी, सबका ब्लड ले सकता है, क्योंकि उनको लेना होता है मैमल्स का वार्म ब्लड, मैमल्स का वार्म ब्लड। अब मान लो एम्फीबियन के पास गया तो एम्फीबियन तो खुद ही खा जाएगा उसको, रेप्टिलियन के पास गया वो ही खा जाएगा। तो बर्ड्स और मैमल्स ये दोनों वार्म ब्लडेड होते हैं, तो उनका ब्लड सक कर सकते हैं, फेदर्स के बीच में से घुस के कर सकता है, ट्यूब पाइप बड़े होते हैं इनके। हटा दूं? कितना टाइम लगाओगे? इतने में आर्थ्रोपोडा एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाएगा। रेनी सीजन में होता है ना, इसके जे शेप कर्व आता है, आता है? चलो अब आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए बोलो भाई ऑर्गन्स, एक तो मैल्पीगियन, मैल्पीगियन टिब्यूल है, इसके अलावा एंटीनरी ग्लैंड जिसको आपने बोला ग्रीन ग्लैंड, और एक हो गया कॉक्सल ग्लैंड। मैल्पीजियन टिब्यूल, कॉकरोच, एंटीनरी ग्लैंड क्रस्टेशियंस यानी प्रॉन, और कॉक्सल ग्लैंड स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। अच्छा बताओ, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं, मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं। यानी ये डायोसियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन बताओ, इंटरनल के एक्सटर्नल? मोस्टली इंटरनल। तो एक्सटर्नल किसमें है? एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा में। अच्छा, ओवी पेरिस या वीवी पेरिस? मोस्टली ओवी पेरिस। तो वीवी पेरी कौन है? स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन बच्चे देता डायरेक्टली? कभी अंडे देते हुए देखा तुमने? स्कॉर्पियन कभी एग नहीं करते हैं। बहुत सारे, कम से कम 20-25 स्कॉर्पियन निकलते हैं बॉडी में से, तो वीवी पेरिस होता है वो। इनके मेंबर्स कैसे होते हैं? हार्मफुल हो सकते हैं क्या? इनके मेंबर्स हार्मफुल हो सकते हैं। तो हार्मफुल में कौन है? लोकस्टा, जिसको क्या कहते हैं? ग्रिगेरियस पेस्ट, पेस्ट कहते हैं इसको। अच्छा, ये लोकस जो ग्रिगेरियस पेस्ट है, ये किसके लिए हार्मफुल है? क्रॉप्स के लिए, हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। अच्छा, क्या इसके मेंबर वेक्टर हो सकते हैं क्या? बताओ, जैसे हाउस फ्लाई वेक्टर हो सकती है? हाउस फ्लाई को और कौन हो सकता है हाउस फ्लाई के अलावा? और क्यूलेक्स हो सकती है, एडीज भी हो सकती है, और जेनोप्साइला हो सकता है क्या, जिसको रेड फ्लिया कहते हैं? ये है ना सारे। मस्का किसके लिए? अमीबा के लिए, एंड अमीबा। एनाफ्लीज मलेरिया, यानी आप कह सकते हो प्लाज्मोडियम। क्यूलेक्स बताओ, क्यूलेक्स? अरे भाई फिलेरिया है ना यार।
और एडीज होता है डेंगी। हाँ, कैरियर कह सकते हैं उसको, आप ले सकते हैं उसको। और जेनोप्सिला किसके लिए होता है? प्लेग। तो हार्मफुल मेंबर हो गया लोकस्ट। लोकस्ट यानी टिड्डा। टिड्डा आता है ना पूरा एक साथ में, पूरे पूरे क्रॉप को ही साफ कर जाते हैं वो बीच में। वो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं ज़्यादातर, ये जो टिड्डे दल आते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ से। ताली क्यों नहीं बजाते, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? क्योंकि वहाँ ताली बैन है। बहुत अच्छी बात है, यही तो। कैरियर भी तो कह सकते हैं, वेक्टर के दो मतलब होता है, कैरियर और वेक्टर। तो कैरी तो कर ही रहा है वो, फिजिकल कैरियर उसको कह सकते हैं। और कौन कौन हो सकता है कोई कैरियर वेक्टर, पता है तुम्हें? सीसी फ्लाई, क्या बोलते हैं उसको? एक नाम और है उसका, टीसी सीसी फ्लाई का। अरे नहीं, उस फ्लाई का क्या नाम है? फिर सैंड फ्लाई अलग है वो बेचारी। सीसी फ्लाई अलग है, सैंड फ्लाई अलग है। ग्लॉसिनिया। सीसी फ्लाई का दूसरा नाम क्या है? ग्लॉसिनिया। और सैंड फ्लाई का दूसरा नाम क्या है? फ्लियोबोटोमस। फ्लियोबोटोमस पता ही नहीं है? कोई बात नहीं, अभी लिख देंगे। हाँ, तो प्लेग है ना, यर्सीनिया पेस्टिस। हाँ, तो ज़िनोप्सिला बैक्टीरिया के लिए कैरियर हो गया ना। बैक्टीरिया को कैरी करके ह्यूमन की बॉडी में डाल देता है। भूल जाता है यार। अभी इंपॉर्टेंस वाला लिख देंगे अपन। जल्दी करो, टाइम बहुत कम बचा है। डन। मस्का डोमेस्टिका लिविंग वर्ल्ड में दे रखा है। मस्सीडी फैमिली मैकेनिकल कैरियर है। तो पता है कि छिपकली अपनी पूंछ तोड़ सकती है, वॉलेंट्री पूंछ तोड़ सकती है, वॉलेंट्रीली, है ना। वैसे कि वैसे ये जो प्रॉन है ना, ये भी अपने टेल को तोड़ सकता है वॉलेंट्रीली। इस प्रोसेस को कहते हैं एपोटॉमी। क्या बोलते हैं इसको? एपोटॉमी। एपोटॉमी कहते हैं। जो अपने टेल को वॉलेंट्रीली ब्रेक कर सकते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं एपोटॉमी। किससे? प्रेडेटर से बचने के लिए।
छिपकली खाती है मतलब बाइट करती है? बिल्कुल करती है। ग्लॉसिनिया, आप उसको पकड़ लेते हो तब। सीसी फ्लाई, ग्लॉसिनिया किसके लिए? ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और फिर मैंने बोला फ्लियोबोटोमस। फिर वो पॉइजनस होता है ना मतलब। नहीं, हाँ ये देखिए, ये रहा लीशमैनिया। छिपकली पॉइजनस होती है, छिपकली का पॉइजन उसकी टेल में होता है। हाँ, जो टेल में होता है उसका। हाँ, जैसे मान लो कभी खाने में छिपकली गिर गई, ऐसा होता है जनरली। तो अगर आप खाने में छिपकली गिर गई है तो उसको देखो गौर से, वो छिपकली अगर फूल गई है और फट गई है तो खाना खराब है, अदरवाइज छिपकली निकाल के रख सकते हो। अच्छा फ्लेवर आएगा तुम्हें, नहीं? चाइना वाले पता है क्या करेंगे, खाना छोड़ देंगे, छिपकली उठा के खा जाएंगे। अच्छा, कई ऐसे इंसेक्ट है जो यूजफुल है क्या, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट वाले कौन कौन से हैं? सबसे पहले एपिस इंडिका। एपिस इंडिका, एपिस इंडिका किसका नाम है भाई? हनी बी। और ये सबको अपने अपने हनी देती है? अपने अपने नहीं देती, सबको कॉमन हनी देती है। तो एपिस इंडिका क्या करती है? हनी। अच्छा, और कौन है? बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स को क्या बोलते हैं? सिल्क मॉथ। तो ये सबको डेयरी मिल्क सिल्क देती है। इसको बोलते हैं सिल्क इंसेक्ट। क्या डबल डबल है? अच्छा, तुमने एक और सुना होगा, लैसीफर लाका। ये सबको लाख रुपए देती है। लाख इंसेक्ट है, सीलिंग एजेंट कहते हैं इसको, चूड़ियां वगैरह बनाने में काम आता है। लाख की चूड़ी आती है। तो ये सारे यूजफुल इंसेक्ट हो गए। तुम लोगों ने लोबस्टर नाम सुना है? लोबस्टर, लोबस्टर, लॉबस्टर। और तुमने प्रॉन भी सुना ही है, और तुमने क्रैब्स वगैरह सुना ही है, लिमुलस भी सुना ही है। इन सबको अपन क्या बोलते हैं? क्रस्टेशियंस कहते हैं। लिमुलस तो किंग क्रैब है। लॉबस्टर फिश जैसा दिखता है इसलिए नाम है लॉबस्टर फिश। ये सब क्रस्टेशियन है, एक्वेटिक है ये। पुराने टाइम में नीट में क्वेश्चंस बने हुए हैं, क्या करते हैं? एग्जाम्पल देते हैं और पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब जैसे ऑप्शन ए स्कॉलियोडॉन, ऑप्शन बी कटला, अरे बोला स्कॉलियोडॉन, एक ही ऑप्शन में तीन तीन नाम दे रहे हैं, स्कॉलियोडॉन, कटला एंड रोहू, एक ऑप्शन ये होगा। ऑप्शन बी के अंदर चले गए लॉबस्टर और सिल्वर फिश और स्कॉलियोडॉन। फिर ऑप्शन सी में चले गए, उसमें आया हिप्पोकैम्पस, स्कॉलियोडॉन और कटला। और ऑप्शन डी में दे दिया उन्हें स्कॉलियोडॉन, हिप्पोकैम्पस और ट्राइगॉन। तो अब इसमें, हाँ, तो इसमें आंसर आएगा बी, क्योंकि लॉबस्टर फिश तो फिश नहीं है, वो आर्थ्रोपोडा है। चलो ये आर्थ्रोपोडा हो गया। दूसरा सिल्वर फिश, वो फिश नहीं है, वो आर्थ्रोपोडा है। और तीसरे में दे दिया साथ में स्कॉलियोडॉन, यानी दो आर्थ्रोपोडा और एक फिश हो गई, तो वो ऑड हो गया। तो सिल्वर फिश इज नॉट ए फिश, याद रखेंगे भाई। सिल्वर फिश फिश नहीं है। तुम्हें देखनी है सिल्वर फिश, देखिए किसी ने? तो वहां देखना जहां पे तुम्हारी बुक्स वगैरह पड़ी रहती है ना, वहां पे तुम्हें देखने को, क्योंकि जहां छेड़छाड़ नहीं होती है वहां ये वाला इंसेक्ट देखने को मिलता है। जहां पे कहीं डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं होती है ना, वहां पर ये कॉर्नर में सिल्वर कलर का कीड़ा पड़ा रहता है, उसका नाम है सिल्वर फिश। नहीं देखा? अरे ऐसे कॉर्नर वगैरह में दिख जाता है, ऐसे तुम देखोगे ना। हाँ,
सिल्वर कलर का होता है, तुम इसको टच भी करोगे ना तो वो सिल्वर कलर का जो कलर है ना वो तुम्हारे हाथ पे आ जाएगा। छोटे छोटे देखे तुमने, जहाँ बुक्स रहती है ना वहाँ पे ज़्यादातर मिलते हैं क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो सिल्वर फिश एक इंसेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा मैरियापोडा, मैरियापोडा में कौन आता है? मिलीपिड, सेंटीपिड, और अरेक्निड वगैरह हमने पहले लिख दिया था, स्कॉर्पियन वगैरह। तो ये सारा यहाँ पे कंप्लीट। ये अपन कॉकरोच में पढ़ेंगे। नहीं, कॉकरोच एक एग्जाम्पल है, कुछ में होते हैं कुछ में नहीं होते। ठीक है, फिर टाइम ओवर। बाकी हम कल करेंगे, नेक्स्ट टाइम में अपन कॉकरोच पढ़ने वाले हैं।